इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत ही नहीं करता है, बल्कि उनके लिए अपने ख्वाहिशों तक को भी मार देता है। पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है रसूलाबाद। रसूलाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बादशाहपुर, और इसी बादशाहपुर गांव का रहने वाला रामचंदर की पत्नी का नाम है जमुना। रामचंदर जो अपने गांव का पूर्व मुखिया भी रह चुका है, जिसकी वजह से उसके गांव के लोग रामचंदर की काफ़ी हद तक इज्जत भी करते हैं। रामचंदर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम रघुनंदन, दूसरा बेटा शिवशंकर, तीसरी बेटी सपना और सबसे छोटी बेटी सुरेखा जो अपने ही इलाके से 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रही है। सपना जो 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है और घर में अपने माँ के कामों में हाथ बटाती है। हालांकि रामचंदर अपनी बेटी सपना को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहता था, लेकिन रामचंदर का ये सपना ही रह जाता है। सपना जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, इसीलिए गांव के कई सारे लड़के सपना के ऊपर डोरे भी डालते हैं, लेकिन बावजूद इसके सपना किसी को घास नहीं डालती है। रामचंदर के ही पड़ोस का रहने वाला रामनिवास के पिता का नाम है शिव सिंह, जिनकी मौत हो चुकी है। रामनिवास जो अपने माँ और 2 भाइयों के साथ रहता है, जिसमें से एक का नाम है अनिल और दूसरे का नाम है रविंदर। रामनिवास के पिता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से घर की जिम्मेदारी रामनिवास के ऊपर ही आ जाती है। इसीलिए रामनिवास अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर छोटे मोटे काम करने लगता है। चूँकि रामनिवास रामचंदर के पड़ोस का ही रहने वाला है, इसीलिए रामनिवास की दोस्ती रघुनंदन से हो जाती है। रामनिवास और रघु के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। रामनिवास जो कि गाने बजाने का काफ़ी शौक रखता है, इसीलिए रात्रि के वक्त भजन कीर्तन करने के लिए भी जाता है, जिससे ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। एक दिन रघु अपने दोस्त रामनिवास से कहता है कि मैं भी दिन भर इधर उधर घूमते रहता हूँ, अगर मुझे भी तुमने गाना बजाना सिखा दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ 2-4 रुपये कमा लूँगा। उसके बाद से रामनिवास रघु को गाना बजाना ही नहीं सिखाता है, बल्कि रात्रि के वक्त जब भी प्रोग्राम में जाता है, अपने साथ रघु को भी लेकर के जाता है। एक दिन रामनिवास जब रघु से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उसके घर पे सिर्फ सपना ही थी। रामनिवास जो कि बचपन से ही सपना को देखते तो आ रहा है, लेकिन सपना जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक निखार भी आ जाती है। रामनिवास जब पहली बार नज़दीक से सपना की खूबसूरती को देखता है, उसे देखते ही रह जाता है। रामनिवास की नज़र जब सपना से हटती है, अचानक रामनिवास सपना से रघु के बारे में पूछता है। सपना कहती है कि भैया माँ के साथ मार्केट गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। उसके बाद से रामनिवास वहीं पे बैठ जाता है। सपना जब चाय बना कर लाती है, दोनों एक साथ बैठ करके चाय ही नहीं पीते हैं, बल्कि एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। जब रामनिवास वहां से घर आता है, सपना की खूबसूरती उसके नज़र से हटती नहीं है। दरअसल पहली नज़र में सपना रामनिवास को पसंद आ जाती है। उसके बाद से रामनिवास जब भी रघु से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, 2-4 मिनट सपना से भी बातचीत करता है। हालांकि रामनिवास को जब सपना पसंद आ जाती है, उसे अपने दिल की बात कहना तो चाहता है, लेकिन कहने से भी काफ़ी डरता है, क्योंकि रामनिवास और सपना के बीच चचेरे भाई बहन का रिश्ता होता है। इसीलिए चाह करके भी रामनिवास अपने दिल की बात सपना से नहीं कह पाता है। दरअसल रामनिवास को ये डर सताता है कि अगर सपना ने इनकार कर दिया और इस बारे में अपने घर परिवार वालों को बता दिया, वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन रामनिवास से जब बर्दाश्त नहीं होती है, आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर सपना से जाकर अपनी दिल की बात कह ही देता है। दरअसल सपना भी इधर कहीं ना कहीं रामनिवास को पसंद करने लगी थी। रामनिवास जैसे ही अपनी दिल की बात सपना से कहता है, सपना भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से सपना और रामनिवास के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जिस दिन भाई बहन का रिश्ता ही खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि शर्म की सारी सीमाएं भी टूट जाती है। दरअसल रामनिवास और सपना के बीच में संबंध बन जाता है।
और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी दोनों को मौका मिलता है घर में या फिर बाहर एक दूसरे से मुलाकात कर ही लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चल जाता है और ये खबर उड़ते उड़ते सपना के पिता रामचंद्र के कानों तक पहुंच जाती है। रामचंद्र को जैसे ही मालूम चलता है कि रामनिवास का उसकी बेटी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, रामचंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रामचंद्र रामनिवास को अपने बेटे की तरह मानता था। जैसे इस बात की जानकारी होती है, रामचंद्र जब घर पे आता है अपनी बेटी को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ रामनिवास के घर पे जाता है और उसे भी साफ मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रघु को मालूम चलता है, रघु भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। सीधे रामनिवास के घर पे पहुंच जाता है और जाकर उससे कहता है कि आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से तुम मेरी बहन की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखोगे। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी रामचंद्र के पूरे परिवार वालों को मालूम चलता है, इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि रामचंद्र के परिवार को लगता है कि इससे बदनामी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। इसीलिए रामचंद्र का पूरा परिवार एक दिन बैठता है, सलाह मशवरा करता है और सपना की जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला कर लेता है। उसके बाद से रामचंद्र अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही सपना को मालूम चलता है, सपना एकदम से परेशान उठती है। रात्रि के वक्त समय निकालकर एक दिन जाकर रामनिवास से मुलाकात करती है और उससे कहती है कि मेरे घर वाले शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा मोहब्बत करती हूं। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी। सपना जैसे इस तरह की बातें रामनिवास से कहती है, रामनिवास भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं भी तुमसे सच्चा मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे जाओ, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। इधर रामचंद्र अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं भी रिश्ता तय नहीं होता है। वजह सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि सपना और रामनिवास के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, बात इतनी काफ़ी दूर तक फैल जाती है कि लोगों को जब मालूम चलता है, कोई भी रिश्ता तय करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। रामचंद्र जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रिश्ता जब कहीं भी तय नहीं हो पाती है, आखिरकार रामचंद्र लड़का ढूंढना छोड़ देता है। तब तक ये बातें भी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है और अपनी बेटी के ऊपर से ध्यान रखना भी हटा देता है, जिसकी वजह से सपना और रामनिवास फिर से पहले के जैसे ही एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन रघु सपना और रामनिवास को खेत में एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है। रघु जैसे ही दोनों के एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उस दिन रामनिवास की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि जब सपना को लेकर घर पे आता है, सपना की भी बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ रामनिवास के घर पे जाता है और उसके बारे में परिवार वालों से शिकायत करता है। इसमें रामनिवास के परिवार वाले रघु को समझाते हुए कहते हैं कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं तो शादी क्यों नहीं कर देते तुम लोग। लेकिन शादी करने की बात जैसे ही कहते हैं, रघु काफ़ी गुस्से में आ जाता है और पैर पटकते वहाँ से घर चला आता है। हालांकि इतनी धमकी देने के बावजूद भी रामनिवास और सपना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामनिवास जो अपनी खेतों की निगरानी करने के लिए अक्सर खेत में ही मचान बनाकर वहीं पे सोता है। इधर सपना को जब भी मौका मिलता है, रात्रि को वह चुपके से अपने घर से निकल जाती है, खेतों में जाती है और जा करके रामनिवास से मुलाकात करती है। अपनी हसरतें पूरी करने के बाद चुपके से वापस अपने घर चली आती है। बात कर रहा हूँ मैं 27 मार्च की सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। हर रोज की तरह सपना जब रामनिवास से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है, उसका भाई रघु देख लेता है और सपना का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रघु रामनिवास के खेत में पहुंचता है तो रामनिवास और सपना को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। रघु जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि बगल में ही पड़ा हुआ कुल्हाड़ी उठाता है और उस कुल्हाड़ी से रामनिवास के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से रामनिवास गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से रघु उसी कुल्हाड़ी से रामनिवास के ऊपर एक पर एक 7 से 8 बार वार कर देता है, जिसकी वजह से रामनिवास की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इधर सपना जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि वो अब अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागती है। रघु सपना का पीछा करने लगता है। इससे पहले कि सपना घर पहुंचकर अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती, रघु सपना को आंगन में ही पकड़ लेता है
और उसी कुल्हाड़ी से सपना के ऊपर भी वार कर देता है, जिसकी वजह से सपना घायल हो जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। सपना की चीख पुकार सुनकर उसका पूरा परिवार उठ जाता है और जाकर रघु के हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। लेकिन तब तक सुबह हो जाती है और पूरे गांव में तहलका मच जाता है। इस बात की जानकारी जब रामनिवास के परिवार वालों को मालूम चलता है, सब के सब भागते दौड़ते खेत में पहुंचते हैं और रामनिवास की जब डेड बॉडी को देखते हैं, चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ सबसे पहले सपना के घर पे पहुंचती है, उसे आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और फिर अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचती है जहां पे रामनिवास का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। पुलिस घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब इस बारे में रामनिवास के भाई अनिल से पूछताछ करती है, अनिल पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। अनिल पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल मेरा भाई रामनिवास सपना से प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार वाले दोनों के प्यार के खिलाफ थे, इसीलिए सपना के भाई रघु ने मेरे भाई की हत्या कर दिया है। अनिल जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अनिल के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत रघु के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद से उसके घर जाकर रघु को अपने कस्टडी में ले लेती है। अगले दिन पुलिस रघु को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर सपना अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप कुमार गुप्ता जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राकेश गोयल जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं एससी पांडे जो कर्नाटक शहर के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं दीपक कुमार जो उड़ीसा प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।